नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लोकसभा चुनाव में सेकंड फेज की पोलिंग से पहले कुछ ही दिन बाकी और ऐसे में एक बार फिर से हुई है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की राजनीतिक सियासत पर वापसी। एक तरफ आप जानते हैं विपक्ष लगातार सीएए का विरोध कर रहा है, इसे मुस्लिम विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे तुष्टीकरण की सियासत से जोड़कर देख रही है, बता रही है लोगों को कि कैसे विपक्ष जो है वो अपने वोट बैंक को साधना चाहता है और साथ ही ये भी कह रही है कि कैसे सीएए से उन शरणार्थियों का फायदा होगा जिन्हें सही मायने में इसकी जरूरत है, जो कि खतरे में है, जिन्हें कि भारत में महफूज संरक्षण मिल सकता है, शरण मिल सकती है। इन बातों को बार बार बीजेपी उठाती आई है। पी चिदम्बरम का बड़ा स्टेटमेंट आया, उस पर आज होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से ये कहते हुए पलटवार किया गया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कि सीधे तौर पर तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ है, पी चिदम्बरम उसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि सीएए को निरस्त करने का जो दावा पी चिदम्बरम कर रहे हैं उसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है। ऐसे में होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये बयान, पी चिदम्बरम का सीएए को निरस्त करने वाला बयान, सीधे तौर पर वोट हासिल करने की सिर्फ एक रणनीति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। होम मिनिस्टर ने यह भी कहा ना तो कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और ना ही सीएए रद्द होने वाला है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या सेकेंड फेज से पहले, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएए के माध्यम से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसे गरमाने की कोशिश की जा रही है? लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए सीएए का फायदा गिना रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सीएए रद्द करने के बयान पर सियासत गरमा गई है। पी चिदम्बरम के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि वो पीएम मोदी के सामने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए सीएए वापस लेंगे जैसे बयान दे रही है। लेकिन न कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही सीएए रद्द होने वाला है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सीएए कानून को रद्द करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां सीएए का लगातार विरोध कर तुष्टीकरण का खेल खेल रही हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव के दूसरे फेज में सीएए का विरोध कर दांव चल दिया है, तो वहीं सीएए को लेकर हमेशा से आक्रामक रही बीजेपी न सिर्फ जोरदार पलटवार कर रही है बल्कि सीएए के फायदे बताकर विपक्षी पार्टियों को घेरने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मयंक सिन्हा जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सैयद जवाद आपसे, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी से जुड़ी हुई राजनीति करने का आरोप, माइनॉरिटी वोट बैंक को का एक तरीके से अपीजमेंट करने की बात दोहराई गई है होम मिनिस्टर द्वारा। आपका जवाब, अब मुझे आज ये भी समझा दीजिएगा कि सीएए किस तरह से भारत के मुसलमानों से कनेक्टेड है, बस इतना समझा दीजिएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति आपका। और इस तरीके के बयान, कल आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान सुना और झूठा बयान तुष्टीकरण वाला माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था। और जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के
कल तो कांग्रेस ने चुनौती भी दी थी, कहाँ लिखा हुआ है? आप बताइए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, क्यों बयानबाजी करी जा रही है? देखिए, हार की बौखलाहट सामने है और पूर्वोत्तर के कई राज्यों के अंदर तो वोटिंग भी परसेंटेज भी नहीं इंक्रीज हुई, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हार से हो गया हो। तो इसीलिए मुसलमान, अभी तो पाकिस्तान, जिना, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, ना जाने क्या क्या आने वाला मैंने है। आपसे मैं सवाल अभी से आपको पूछा बता दे रहा हूं। कि सीए का भारत के मुसलमान से क्या आरोपी- लेना देना है, और देखिए- पी चिदम्बरम पर आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसे केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब? मैं आपसे कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज वोट बैंक की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी को होती तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती। लेकिन हाँ, CAA का विरोध भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बहुत से अलायंस ने करा, तो पहले तो उनको समझा ले जा करके। नीतीश कुमार को आप भूल गई होंगी, उनसे पूछिए जा करके कि CAA आएगा तो नीतीश कुमार साहब का स्टैंड CAA पे क्या है, वो स्पष्टीकरण दे दें। ओपी राजभर के साथ इनका गठबंधन है, उनसे पूछ लीजिए क्या CAA पे उनका समर्थन है या नहीं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ दोबारा से सुनिए उस सवाल को ध्यान से। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो सुनिए ध्यान से प्लीज। सवाल सुनिए। सवाल ये है कि होम मिनिस्टर कह रहे हैं तुष्टीकरण के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक को अपीस करने के लिए CAA को उठाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से निरस्त कर देगी। और मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछा, CAA भारत के मुसलमान को किस तरह उसकी नागरिकता छीन रहा है? CAA के बारे में तो एक बार गृह मंत्री जी खुद ही बता रहे थे क्रोनोलॉजी। ये आप सुनिए तो उनका क्या स्टेटमेंट है CAA को लेकर के, वो तो सदन के अंदर दिया हुआ स्टेटमेंट है ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से कह रहे थे CAA को हम बगैर NRC के नहीं देख सकते। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA आप आने मुझे जा रहा है। क्रोनोलॉजी नहीं समझाइए, मेरा सवाल आप समझिए। क्रोनोलॉजी आप किसी और को समझाइएगा, मेरा सवाल समझिए। आपसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, CAA किस तरह से भारत, आप सुन लीजिए प्लीज, आप बोल रहे हैं ना, आप कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर से सुनिए। CAA भारत के मुसलमान की नागरिकता कैसे छीन रहा है, मुझे ये बताइए। धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है CAA का कानून, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। धर्म के आधार पर आप कानून नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। धर्म के आधार पर किसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं आप? देश के भीतर, देश के सिटीजन्स के लिए, या जब आप शरणार्थियों की बात कर रहे हैं तब? द टू आर डिफरेंट। आई होप यू नो सैयद जवाद। क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम बनाई जिसमें हिंदू और मुसलमान में भेद किया हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, डिस्क्रिमिनेट करता है। और इस देश के आईन का पहला जो रूल्स कहता है वो यही कहता है कि धर्म के आधार पर भी भारत के अंदर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अरे भाई, नागरिकता दे रहा है जो शरणार्थी आ रहे हैं उन्हें। इंडिया के मुसलमान का उससे क्या ताल्लुक है? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ और कितनी देर से पूछ रही हूँ, पिछले 5 मिनट से पूछ रही हूँ। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उससे भी ज्यादा टाइम हो गया। आप मुझे एक रीजन नहीं बता पाए कि वो भारत के मुसलमान को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है। सर आपके ऊपर दबाव हो सकता है सरकार का, मेरे सही है जवाब, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिए अपने दोनों। निजी हमले मत कीजिएगा मेरे ऊपर, बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं, सुनिए ध्यान से। आप सरकारों से डरते होंगे और आप राजनीतिक दलों की बातें सुनते होंगे, मुझे मत सुनाइएगा। मैं नहीं डरती किसी से। और सुनिए ध्यान से, मेरी पावर आती है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो अभी आप नागरिकों की बात कर रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन जानती समझती हूं मैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सवाल का जवाब नहीं है, मुझे ये बताइए, आपसे जो सवाल है सवाल का जवाब दीजिए। मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आपके पास तर्क नहीं है, मैं जानती हूँ आपके पास तर्क नहीं है, और जिनके पास तर्क नहीं होते वो निजी हमले करते हैं। मेरा सवाल फिर से सुनिए, CAA किस तरह से भारत के मुसलमान के साथ भेदभाव करता है, बताइए मुझे। भेदभाव कर रहा है भारत के मुसलमानों के साथ, इसलिए मैं आपको कैसे कर रहा है बताइए मुझे, दिखाइए एक्ट का हिस्सा, मुझे एक्ट का हिस्सा दिखाइए जहां पे भेदभाव करता है, बताइए। अब आप सुनिएगा सुकून से मैडम, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर आपको सुनना है, समझना है, आप भाषण मत दीजिए मुझे, मुद्दे पर आइए। इसलिए कर रहा है, पहले तो आपने सिख, बौद्ध, गिव मी द एक्ट एंड द पोर्शन दैट जस्टिफाइज व्हाट यू आर क्लेमिंग। टेल मी एंड शो मी द पोर्शन ऑफ द एक्ट। डोंट टॉक टू मी इन एयर, प्लीज। सुनिए,
अरे मैडम, फिर आप बीच में कह रहे हैं धर्म के आधार पे आपने लिखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 स्टेट आपने लिए। भारत के मुसलमान उसमें के खिलाफ कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है? आई एम रिपीटिंग अरे माय आप क्वेश्चन, सुनना आई नहीं डोंट चाह रहे, रिमेंबर बता हाउ मेनी दो। टाइम्स आई हैव आपने- आस्क्ड यू थिंक आपने- अबाउट इट, थोड़ा गूगल कर लीजिए, यू माइट फाइंड सम सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट और समथिंग। टिल देन जस्ट डू। अब आप सुनिए, ये उंगली नीचे रखिए, उंगली नीचे रखिए, इनको स्क्रीन से हटाइए। उंगली नहीं दिखाएंगे टीवी पे बैठ के, मुझे इनकी उंगली देखने के लिए नहीं आती हूं मैं। सवाल का जवाब नहीं होता तो उंगली दिखाने लगेंगे ये। डॉक्टर कौशल कांत ये कह रहे हैं भारत के मुसलमान के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता है। भारत के मुसलमान को तो क्रोनोलॉजी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने बताई थी, हम तो उसी पर अमल कर रहे हैं, उसी के साथ जोड़कर देख रहे हैं इसे। देखिए, आपने इतनी बार पूछा, लगभग प्रोग्राम का मेजॉरिटी टाइम खत्म हो गया और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो भारत के मुसलमान के खिलाफ कैसे है। क्योंकि इनके पास सही जवाब नहीं है। और कांग्रेस का जो स्टैंड है कि वो जब आएगी, अगर आएगी, वो सपने में आएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, उससे उनका इंटेंशन पता चलता है कि वो सीए को खत्म कर देंगे। सीए को खत्म करने का मतलब है कि देश के रहने वाले हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, सिख के खिलाफ वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यही माइनॉरिटी विदेशों में प्रताड़ित है, और विदेशों में जो भी माइनॉरिटी प्रताड़ित है, विदेशों में भी 3 पड़ोसी राज्य, उन्हीं के लिए यह नागरिकता कानून है। और उस नागरिकता कानून का भारत के नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। और होम मिनिस्टर साहब और सभी लोग क्लियर कर चुके हैं। सर सवाल सुनिए, डॉक्टर कौशल कांत, उनका सवाल है, वो स्टेटमेंट उठा रहे हैं होम मिनिस्टर का, वो स्टेटमेंट उठा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। वो कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझाई गई थी हमें, उसी क्रोनोलॉजी से जोड़कर हम देख रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ इनका कंसर्न है। उस पर जवाब दीजिए। आदिति जी, कोई भी घुसपैठिया हो, और वो घुसपैठिया जो ये चाहते हैं यासीन मलिक जैसा हो, बुरहान वानी जैसा हो, अजहर मसूद जैसा हो, ओसामा बिन लादेन जैसा हो, सरजिल इमान जैसा हो, हाफिज मोहम्मद जैसा हो, तो ऐसे लोगों, ऐसे घुसपैठियों के लिए देश में कानून बनेगा और ऐसे मेरा सवाल आपसे वो है ही नहीं, मेरा सवाल आपसे वो नहीं है। सैयद जवाद, बहुत टाइम दिया, वेट कीजिए अपनी बारी का प्लीज। जस्ट मुझे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की आवाज चाहिए बस, प्लीज। मैं क्लैरिटी चाहती हूँ दर्शक के लिए। इस 25 मिनट बाद, इन 25 मिनट के बाद दर्शक को पता चले कौन क्या कह रहा था। प्लीज डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जिस क्रोनोलॉजी की बात की जा रही है उस पर आपका जवाब क्या है? उस क्रोनोलॉजी में मेरा जवाब साफ साफ है कि देश से घुसपैठियों को निकालने के लिए जिस किसी भी कानून की जरूरत है, संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत, हर वो कानून बनाया जाएगा और हर वो काम किया जाएगा। और देश में रहने वाले किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से देश के लोगों का विकास कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई बहन का जो लाभार्थी है वो लगभग 30% के आबाद है। और ये लोग केवल उनको डराने का काम कर रहे हैं और हम उनको ऊपर उठा करके देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब आप जवाब लीजिए, अब आप समाजवादी पार्टी से जवाब लीजिए। पांडे जी ये कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं, प्लीज सैयद जवाद वेट कीजिए अब अपनी बारी का, दूसरे गेस्ट भी बैठे हैं, बहुत टाइम दिया मैंने आपको। पांडे जी, इनका कहना है हम जो भी कानून ला रहे हैं या बात कर रहे हैं वो तो घुसपैठियों को टारगेट करता है, हम देश के मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो इनके संशय के दायरे में ही नहीं है। ये कह रहे हैं आप उसे डरा रहे हैं, आप उसे, उसके मन में एक ऐसा फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो आपको चुने। देखिए अदिति जी, कौशल कांत जी जिस बात को कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को रोकने की बात कर, पहले बात तो एक बात समझना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून की जरूरत क्यों पड़ी। इस देश में नागरिकता देने का पावर, शक्ति सिर्फ भारत की सरकार में, और राज्य के किसी सरकार में नागरिकता देने का कोई पावर नहीं। भारत की सरकार के पास एक कानून था कि जो किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति अगर हमारे यहां आवेदन करता रहने के लिए, नागरिकता के लिए आवेदन करता, तो उस पर फैसला भारत की सरकार करती। भारत की सरकार को जरूरत क्यों पड़ा इस तरीके का कानून बनाने का? मैंने कई डिबेट से पूछा, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इसका सटीक जवाब दे दे।
10 साल में जितनी नागरिकता भारतीय जनता पार्टी देना चाहती, जिसको देना चाहती, कोई भी पार्टी उसको रोक नहीं। लेकिन इनको किसी को नागरिकता देना नहीं है, इनको बाइफरकेट करना। सर ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ हम ये कानून लेके आए हैं। सर सुनिए, उनका जो दलील है उनकी दलील समझिए। वो कह रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ कानून है, आप उसे भारत के मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? आप क्योंकि उसके मन में भ्रम और डर पैदा करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस 10 साल में अगर घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए या उसके पहले आए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर नहीं कर पाई, तो ये फेल्योर किसका है? ये फेल्योर तो भारतीय जनता पार्टी का है, भारत की सरकार का है, मोदी साहब की सरकार का, गृह मंत्री जी का फेल्योर है। अगर 10 साल में भी घुसपैठिए आते रहे, उनको इनकी सरकार नहीं रोक पाई, तो फेल्योर तो भारत की सरकार का है। ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहिए? चलिए वो जवाब देना चाह रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत से जवाब लीजिए जवाब। जी सबसे पहले समझिए कि ये जो सीए का कानून है, 2014 के पहले जो भी लोग आ चुके हैं केवल उन पे लागू होता है। और मेरे दोस्त बोल रहे थे, जब्बार साहब कांग्रेस के जो पक्ष रख रहे हैं, ये आने वाला नहीं है, ये आ चुका है, कानून बन चुका है। तो ये फ्यूचर के लिए नहीं है। जो लोग आ चुके हैं, जो ऑलरेडी देश में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी देश के ऊपर, देश में बुरी हालत में है, ये प्लीज अदिति जी एक सेकंड रुकिए। अदिति जी अब जवाब लीजिए सर, अब आप भी जवाब लीजिए कि पहले पांडे जी आपका काउंटर, उसके बाद वापस दे दूंगी डॉक्टर कौशल कांत में आपको फ्लो। प्लीज बोलिए पांडे जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बोलिए सर। मैं कह रहा हूं अदिति जी कि 2014 के पहले जो नागरिक आए और चाहे 2014 के बाद आए, ये तो मोदी साहब की सरकार को पावर था, जिसको चाहते उसको सदस्यता दे देते। नागरिकता कानून का पूरा पावर भारत की सरकार में है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं हम घुसपैठियों को टारगेट कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं घुसपैठियों को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नागरिकता की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं उसमें। भारत के रहने में वाले, जो भारत में रह रहे लोग हैं, उसमें किसको क्या फर्क पड़ा? प्रिसाइजली सर, यही तो पॉइंट है। अब आपने कहा ना भारत में रहने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है इससे, तो जो भारत का नागरिक है उसे क्या फर्क पड़ना है? देने का पावर था, ये पावर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, तो इनको नागरिकता संशोधन सर वो तो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को टारगेट करने के लिए लाए हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि घुसपैठियों को थोड़ी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्होंने केवल इसलिए लाया कि धार्मिक आधार पर इसकी बयानबाजी हो, एनआरसी सीए की बात हो, और इस बात से लोगों के अंदर डर पैदा किया एनआरसी की बात तो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं कर रहा है सर। अब नहीं, बीजेपी का मैनिफेस्टो एनआरसी की बात तो नहीं कर रहा है सर। कहां कर रहा है बीजेपी का मैनिफेस्टो एनआरसी की बात? जितनी बयानबाजियां हुई 2014 में जब सरकार बना मोदी जी का, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या एनआरसी का जिक्र है? क्या प्रधानमंत्री, क्या होम मिनिस्टर, क्या मोदी सरकार का कोई मंत्री ये कह रहा है कि एनआरसी आ रहा है इसके बाद? उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने जुमला बता दिया। सर आपसे जो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आप डिबेट कीजिए। आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर कौशल कांत ये कह रहे हैं जब पूरी पावर नागरिकता देने की आप ही के हाथ में थी, तो फिर कानून लाने की जरूरत क्या थी? आप क्यों लेके आए धार्मिक आधार पर? सुनिए सर, ये तो पुरानी डिबेट है। आज ये डिबेट इसलिए है जिस तरह से इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में इस पर बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि जो पावर आपके हाथ में थी उसका इस्तेमाल मोदी सरकार अपने हिसाब से कर लेती, लेकिन ये कानून आप जानबूझकर इसलिए लाए ताकि इस पर बात हो, ताकि इस पर हिंदू, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट ये सब बातें हों, इसलिए आप ये कानून लेकर आए। ये आरोप आप पर लग रहा है। जवाब आपका। अदिति जी, जो सिटीजनशिप का कानून भारत में है, उस कानून के तहत हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग कानूनन अप्लाई करना पड़ता है और हर अलग अलग इंडिविजुअल को वेरीफाई करना पड़ता है। कानून लाना इसलिए जरूरी हो गया कि पहली चीज तो ये समझ लीजिए, मैं डेट बताता हूं, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी शरणार्थी भारत में आ गए हैं, जो इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो आ चुके हैं, चूंकि उनका नंबर ज्यादा है और हर आदमी एक एक अलग अलग अप्लाई करेगा,
तो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो होगा जो सिटीजनशिप कानून एक्ट है उसके खिलाफ, उसके तहत। अगर हम कानून इसलिए लाए जिससे कि ये सारी चीजें सरलता से की जा सके, आसानी से की जा सके और उनको तुरंत के तुरंत सिटीजनशिप दी जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैन हो, पारसी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम और हिंदू हो, जो भी विदेशों से आए हैं उन सभी को हम आसानी से सिटीजनशिप दे सकें, जिससे कि वो मुख्य धारा में जुड़ सकें। जवाब लीजिए सैयद जवाद। ठीक है, जवाब लीजिए सैयद जवाद। कार्यकाल हो गए 2014 से 24 तक के लिए, कितने लोगों को आपने सदस्यता की है ये भी चलिए बता ही दीजिए। आज कितने लोगों ने अप्लाई करा, और जो भारत से जितने हमारे अच्छे उद्योगपति थे, चीजें थे, उन्होंने भारत की सदस्यता कितने लोगों ने छोड़ दी है? मेरा आपसे जो सवाल है वो सवाल सुनिए सैयद जवाद, सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। मैं हल्की डिबेट नहीं करती, मेरा सवाल सुनिए। अरे सैयद जवाद सवाल सुनिए। डिबेट आप पता नहीं किस ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, मैं मुद्दे पर लेकर आती हूँ आपको। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिन्हें नागरिकता देने की बात ये कह रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, जो प्रताड़ित सिख आए अफगानिस्तान से उन्हें नागरिकता मिले या ना मिले इस देश में? अब आप बताइए, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर ही तो आप सिटीजनशिप दे रहे हैं ना, यही है ना बेस इसका। तो धार्मिक प्रताड़ना क्या भारत में नहीं हो रही है? क्या जाति के आधार के ऊपर देश के अंदर प्रताड़ना नहीं हो रही है? नहीं, कहाँ हो रही है प्रताड़ना? आप बता दे रहा, कभी कभी जात के नाम पर आप देख लीजिए, घोड़ी चढ़ने पर मूंछ रखने के ऊपर दलितों के साथ क्या हुआ है आप सुनिए। वो नहीं देखा? ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन छोड़िए सर। नहीं सुनिए मेरी बात, स्वीपिंग जनरलाइजेशन छोड़ दीजिए। इसीलिए इस चीज का समर्थन स्वीपिंग जनरलाइजेशन छोड़ना पड़ेगा आपको। और आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, आप बीजेपी करिए, कांग्रेस करिए, जिसका करना है सर करिए, आपको एक दूसरे को खूब बदनाम करिए, लेकिन सुनिए, जैसे ही आप उसमें भारत लगा देते हैं ना तो मुझे सख्त आपत्ति है, क्योंकि तब आप एक्सेप्शंस को जनरल रूल बताने लगते हैं, समझ गए? और ये मत कीजिएगा सर, नहीं हुआ, ये मत कीजिएगा। आप सुन लीजिए मेरी बात। इस देश में सुनिए, यहां से कितने लोगों को प्रताड़ित करके भगाया गया है? सैयद जवाद, गिव मी द डेटा, टॉक विद मी ऑन डेटा। बताइए मुझे कितने लोगों को प्रताड़ित करके भारत से भगाया गया? गेट हिज ऑडियो डाउन, गेट हिज ऑडियो डाउन राइट नाउ। अब मेरा सवाल सुनिए, भारत से कितने लोगों को प्रताड़ित होकर भागना पड़ा है? गिव मी द डेटा। यू हैव रेज्ड इट, नाउ यू हैव टू आंसर इट। सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता के अंदर आई है, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एनजीओ। गिव मी द डेटा, गिव मी द डेटा। कितने लोगों ने प्रताड़ित होकर भारत छोड़ा? दैट डेटा नीड्स ओनली 2 sentences, नॉट मोर देन दैट। अरे मैडम आप बोलने नहीं दे रही हैं। आप ऐसे ही विक्टिम मूड में रहेंगे, नहीं चलेगा। आप डेटा दीजिए मुझे, आप डेटा दीजिए मुझे। भारत में प्रताड़ित करके कितने लोगों को भगाया गया है? सैयद जवाद, ये टैक्टिक्स पुरानी हो चुकी हैं। गेम दूसरे एंकर्स के साथ खेला कीजिए, ये टैक्टिक्स पुरानी हो चुकी हैं। गेट इज ऑडियो डाउन, आई गॉट द आंसर। ही डजंट हैव एनी डेटा। यहां बैठकर क्लेम कर रहे थे कि भारत में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। डेटा के नाम पर शून्य, एक नंबर नहीं है इनके पास बताने के लिए कि कितने लोगों ने प्रताड़ित होकर भारत से पलायन किया और दूसरे देश में जाकर शरण मांगी है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है जब आप नेताओं को सुने या पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को सुने या पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुने, तो आप ये जरूर सुने कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या वो डेटा दे रहे हैं, क्या उनके पास कोई आंकड़ा है अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए, या सिर्फ एक कहानी आपके और हमारे सामने रखी जा रही है। फैसला मैं आप ही पर छोड़ती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।